नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल मातृभूमि लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत में राम नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर होंगी? भदोही में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट शाह यादव ने कहा, देश में भगवान राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर योजनाएं चलाई जाएंगी? राम हमारे आदर्श हैं और राम के नाम से जुड़ी योजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे हालात में सभी हिंदुओं को एक रहना होगा। आतंकवादियों की खूब कुटाई करो। कंगना आदित्यधर निर्देशित स्पाई थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बॉलीवुड से साउथ तक के सितारे फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अब इस सूची में अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत भी शामिल हो गई। कंगना ने लिखा, इस शानदार फिल्म के आर्ट एंड क्राफ्ट में पूरी तरह से प्रेरित। आदित्यधर जीडीयू प्रमुख को इस मामले पर खेद व्यक्त करना चाहिए और तेजी से बढ़ते इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मायावती ने एक्स पर लिखा, नकाब विवाद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था जो बाद में मंत्रियों द्वारा दिए गए कुछ बयानों के कारण और बढ़ गया। सभी मुस्लिम भगवान राम की संतान हैं। बृजभूषण गोंडा से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने टीएमसी विधायक मदन मित्र के भगवान राम पर दिए गए बयान पर कहा, 10 से 15% लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मुस्लिम सनातनी परंपरा से जुड़े हैं। यदि 4 पीढ़ी पीछे जाएं तो अधिकतर मुस्लिम पहले हिंदू ही थे। मुस्लिम भी भगवान राम की ही संतान हैं। यदि कोई कहता है कि भगवान राम मुस्लिम थे तो इसका सीधा अर्थ होगा कि वह स्वयं भी पहले हिंदू था। प्रधानमंत्री ने जबरन क्यों पास कराया शांति बिल? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शांति परमाणु विधेयक को संसद में जबरन इसलिए पारित कराया गया ताकि पीएम मोदी अपने एक समय के अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल कर सकें। जयराम रमेश ने बिना नाम लिए कहा कि यह बिल सिविल न्यूक्लियर डैमेज लायबिलिटी एक्ट 2010 के प्रमुख प्रावधानों को समाप्त करता है। उन्होंने अमेरिकी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026 में भारत की न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों पर चिंता का हवाला दिया। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने वीबी ग्राम जी संसद से पारित होने के बाद आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और करोड़ों किसानों, श्रमिकों एवं भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। उन्होंने कहा, 20 साल पहले जब मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था, यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। अखिलेश का योगी पर तंज, अपना चेहरा ना पोछा गया। आईना बेवजह कोडन युक्त कफ सिर्फ मामले में सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा, अपना चेहरा ना पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो सच्चाई सामने आएगी। अगर तस्वीर में खड़ा व्यक्ति माफिया है तो सीएम के साथ तस्वीरों में माफिया कौन है? बता दें कि सीएम योगी ने तस्वीर दिखाकर सपा पर हमला बोला था। कफ सिरप मामले में अखिलेश की भूमिका। चिंताजनक कोडन युक्त कफ सिरप मामले पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सब जानते हैं सीएम योगी द्वारा नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त यूपी के उद्देश्य से प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों और ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। कोदन और अन्य मादक पदार्थों के अवैध भंडारण, खरीद, बिक्री और हेरफेर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों के साथ अखिलेश की तस्वीर सामने आई। बांग्लादेश में मुस्लिमों पर जुल्म होता है तो तकलीफ होती है। बीजेपी नेता बांग्लादेश के हालातों पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि वहां मुस्लिमों पर हमले की निंदा होनी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश में सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन वहां बांग्लादेश हमारे अल्पसंख्यक भाई के साथ जिस तरह का माहौल है और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है, इससे हमें तकलीफ होती। वहां जो जुल्म हो रहा है वह चिंता का विषय है। जर्मनी में भारत के दुश्मनों से मिल कौन सी साजिश रच रहे थे राहुल? बीजेपी ने राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर जोरदार हमला बोलते हुए देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने जर्मनी यात्रा के दौरान भारत के दुश्मनों से मुलाकात की। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर कोई भारत विरोधी ताकतों से मिलता है और विदेशी धरती से भारत का अपमान करता है तो वह राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी दो शरीर हैं लेकिन एक आत्मा है। हिंदुओं के हितों के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूछा है कि भारत सरकार हिंदुओं के हितों और रक्षा के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों में इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, विदेश मंत्रालय ने क्यों अब तक बांग्लादेश से हिंसा को लेकर रिपोर्ट नहीं मांगी? बैन के बावजूद धुरंधर ने पाकिस्तान में बनाया रिकॉर्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैन के बावजूद एक्टर रणवीर
सिंह की फिल्म धुरंधर ने रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर को पाकिस्तान में सिर्फ 12 दिनों में 20 लाख से अधिक बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया है और फिल्म पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी गई पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है। एप्स्टीन ने ट्रंप को 14 वर्षीय लड़की से मिलवाया था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी अदालती दस्तावेजों के अनुसार यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टीन ने 1990 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप को एक 14 वर्षीय लड़की से मिलवाया था। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने ट्रंप से पूछा था, यह लड़की अच्छी है ना? ट्रंप मुस्कुराए थे और सहमति में सिर हिलाया। लड़की ने ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। डॉक्टर नुसरत ने आखिरी दिन भी नहीं ज्वाइन की नौकरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का बुर्का खींचा था, आज आखिरी दिन भी महिला ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। डॉ नुसरत परवीन को आज पटना सदर के सबलपुर पीएचसी में ज्वाइन करना था, लेकिन वे नहीं पहुंची। इस बीच खबर है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी गई है। झारखंड में एम्बुलेंस ना मिलने पर 4 साल के मासूम का शव झोले में रखकर पैदल घर ले गया पिता चायबासा। झारखंड में 4 वर्षीय बच्चे की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस न मिलने और आर्थिक तंगी के कारण पिता डिंबा चातुंबा को बेटे का शव झोले में डालकर पैदल घर ले जाना पड़ा। घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर चर्चा फिर तेज। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर महीनों से चल रही रस्साकशी के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे पर फैसला कांग्रेस हाईकमान ही लेगा। शिवकुमार ने बताया कि हाईकमान ने उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया को फोन पर सूचित किया है कि उचित समय पर दिल्ली बुलाया जाएगा। दोनों नेता साथ में दिल्ली जाएंगे और इंतजार कर रहे हैं। अहीर रेजिमेंट बनाए सरकार अखिलेश यादव ने 1962 में पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में हुई भारत चीन की जंग के वीर जवानों का सम्मान किया। इस मौके पर अखिलेश ने अपनी मांग दोहराई। अखिलेश ने कहा, हम 1962 की जंग के वीरों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग करते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में मांग रखी थी कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो अहीर रेजिमेंट बनाएंगे। अखिलेश ने यूपी में मिलिट्री स्कूल बनाने की भी मांग की। पीएम मोदी की सभा में जा रहे 4 बीजेपी समर्थकों की मौत। टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने गए 4 बीजेपी समर्थकों की ट्रेन से टक्कर में मौत हो गई। मोहित्रा ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी के अहंकार के सामने एक भयानक त्रासदी को दबा दिया गया। आज राणाघाट में पीएम की रैली के लिए बीजेपी के समर्थकों को दूर मुर्शिदाबाद से लाया गया था। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी ने इस घटना को नजरअंदाज किया और रैली जारी रखी। कफ सिरप के कालीन और कोडन भैया पर बुलडोजर चले। यूपी में कोडन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, एक राज्य का सीएम झूठ बोलता है और उसके साथ खड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हजारों करोड़ रुपए का अवैध कफ सिरप का धंधा चल रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। मेरी मांग है कि कफ सिरप के सभी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए। इस धंधे में शामिल सभी कालीन भैया और कोडन भैया पर बुलडोजर चलना चाहिए। बांग्लादेश के बिगड़े हालातों पर शशि थरूर चिंतित। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बिगड़े हालातों पर विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने चिंता जताई। थरूर ने कहा, बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने, हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं वह बहुत चिंताजनक है। ऐसा भीड़ का राज नहीं चलना चाहिए। हम बांग्लादेश से अच्छे संबंध चाहते हैं। ममता बनर्जी को कमीशन की चिंता है। अब आजादी का समय आ गया। कोलकाता में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। पीएम ने कहा, हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को सशक्त बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। राज्य के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। यहां 13,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के महाजंगल राज से खुद को आजाद करने का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख का जुर्माना ठोका है। यह कोई मामूली जुर्माना नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मामला पंचायत चुनावों का है, जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां सामने आई। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में खेल हुआ और आयोग ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी। यह कहानी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा वोट, हमारा अधिकार वाकई सुरक्षित है? उत्तराखंड के पंचायत चुनावों की बात करें तो यह वे चुनाव हैं जिनसे गांवों की सरकार बनती है, यानी लोकतंत्र की जड़ें यहीं सबसे गहरी होती हैं। लेकिन यहां एक गंभीर गड़बड़ी सामने
आई। कई उम्मीदवारों के नाम एक से ज्यादा मतदाता सूचियों में दर्ज थे। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, गलती हो सकती है, लेकिन रुकिए, यह कोई छोटी गलती नहीं थी। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 96 और 97 साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि वोट चोरी का रास्ता खोलता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक वोटर एक वोट, लेकिन अगर किसी का नाम कई सूचियों में है तो वह कई जगह वोट डाल सकता है, कई जगह से चुनाव लड़ सकता है। यह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को तहस नहस कर देता है। अब आयोग से उम्मीद थी कि वह गड़बड़ी को ठीक करेगा, लेकिन आयोग ने उल्टा किया। आयोग ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा मतदाता सूचियों में है तो भी उसका नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। यानी आयोग ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए उम्मीदवारों को खुली छूट दे दी कि वे कई जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सर्कुलर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह ने दलील दी कि यह हरकत न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पंचायत चुनावों का मजाक बना रही है। हाईकोर्ट ने सर्कुलर को गलत ठहराते हुए उस पर स्टे लगा दिया और कहा कि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन आयोग ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आयोग का तर्क था कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक क्लैरिफिकेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, ने आयोग की सारी दलीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक आदेश कभी भी कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। नतीजा, आयोग की अपील खारिज और 2 लाख का जुर्माना। यह जुर्माना सिर्फ पैसे की सजा नहीं बल्कि आयोग की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और कानून की अवमानना का प्रतीक है। इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी और राज्य चुनाव आयोग दोनों पर हमले तेज कर दिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेनल्टी लगाई है वह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का सबूत है। उनका आरोप था कि शहरी निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपने लोगों के नाम गांव से हटवाकर शहर की वोटर लिस्ट में जुड़वाए ताकि फर्जी वोटिंग से चुनाव जीत सकें, जबकि कानून कहता है कि यह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए कम से कम 6 महीने उसी पते पर रहना अनिवार्य है। कांग्रेस का आरोप है कि जब यह मुमकिन नहीं हो पाया तो बीजेपी के कुछ लोगों ने अपने नाम नए सिरे से दूसरी जगह दर्ज करवा लिए और इस तरह वे 2 जगह के वोटर बन गए। ऐसे कुछ लोगों को चुनाव में टिकट भी मिला। जब उनके नामांकन रद्द करने की मांग उठी तब भी आयोग ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट गया, लेकिन आयोग ने उसके निर्देश मानने से भी साफ इनकार कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आयोग और सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है? 2 लाख की रकम अपने आप में कोई बड़ी सजा नहीं है, लेकिन इस जुर्माने के पीछे का संदेश बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है और अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ हथियार बना रही है और कह रही है कि यह वोट चोरी का सबूत है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है और कह रही है कि यह सिर्फ प्रशासनिक चूक थी। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह वास्तव में एक चूक थी या सुनियोजित तरीके से मतदाता सूचियों में हेरफेर की कोशिश, और अगर थी तो इसके पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है या पूरे देश में यही खेल खेला जा रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उम्मीद की एक रोशनी जगाई है। यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब जिम्मेदारी जनता की भी है कि वह अपने वोट और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। दोस्तों, यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक राज्य का चुनाव आयोग इस तरह से नियमों की अनदेखी कर सकता है तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह गया है या सच में जनता की ताकत अभी भी जिंदा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाकर भले ही एक मजबूत संदेश दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी रकम किसी बड़े संस्थान या सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। असली मायने उस संदेश के हैं कि अगर मतदाता सूची से छेड़छाड़ हुई तो लोकतंत्र पर सीधा हमला माना जाएगा। हमारे देश में बार बार यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र है? अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो मातृभूमि लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें या साथ ही लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर सच्ची खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।